चलिए जी, आप सभी का शाम के हमारी इस कक्षा में स्वागत है। और हम जो हैं अकाउंट्स में कल जो लिया था, कल की ही क्लास को फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि काफी नए पार्टिसिपेंट हमारे पास शामिल हुए इस बार। देखिए, आपने म्यूट रखिए प्लीज। जो भी नए जुड़ते हैं प्लीज म्यूट रखिए। हाँ, तो अंतिम लेखे फाइनल अकाउंट्स आपने 11th में बनाए होंगे और सत्र के शुरुआत में आपको अंतिम लेखे ही पढ़ाया गया होगा। अंतिम लेखे बनाने में क्या समस्याएं आती हैं, जो कॉमन समस्याएं आपकी, उसकी चर्चा करेंगे कि क्यों आपका अंतिम लेखे में जो चिट्ठा है, बैलेंस शीट है, उसका टोटल नहीं मिलता है, या और भी जो प्रॉब्लम आती है, उत्तर नहीं आते हैं। तो ये प्रॉब्लम का हल कैसे हो, इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये गलतियां नहीं होंगी। कृपया म्यूट रहें। आपकी आवाजें यहाँ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करती है। आप म्यूट रहें, जब आपको बोलना हो तभी आप अनम्यूट करें। आप अपना जो जहां से आप अपने मोबाइल से कर रहे हैं, तो उसमें ये ऐप में म्यूट वाला एक पहले कॉलम में म्यूट दिया है, उसको म्यूट को दबा के रखें ताकि पूरी कक्षा डिस्टर्ब नहीं हो। चलिए, तो क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उनका क्या समाधान होगा वो बाद में चर्चा करेंगे। पहले देखें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये अंतिम लेखे का हम देख रहे हैं। मैं डॉक्टर महेश अग्रवाल, प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय कन्या महाविद्यालय खंडवा से हूं। चलिए, एक मिनट, देख रहा हूं कि कुछ गड़बड़ हो गई है। चलिए, इसके फॉर्मेट पे भी पहले चर्चा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाभानी खाते का जो फॉर्मेट आपने देखा था, उसको एक शॉर्ट में हम देख लेते हैं। लाभानी खाते में एक्चुअली आपका जो अशुद्ध ऋण संचिति और अशुद्ध ऋण है, वो कैसे दिखाते हैं और भी चीजें कैसे दिखाते हैं, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लाभानी खाते में क्या चीजें आती हैं, एक मोटे तौर पर छोटी छोटी कुछ आइटम जो हमें याद आ रहे हैं वो हम लिख रहे हैं। ये अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, और अप्रत्यक्ष व्ययों को हम किराया, क्रय, कर, बिजली व्यय, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, वेतन, ह्रास और इस टाइप से बहुत सारे आइटम आपको मालूम है, वो लिखते हैं। यहाँ एक बात याद रखिए कि संचिति वाले पोर्शन को इस तरीके से आप दिखाएंगे। ये भी आगे इसी क्लास में हम आगे देखते हैं कि पुराने नए क्या होते हैं। अभी सिर्फ इतना समझिए, पुराने अशुद्ध ऋण धन, नए अशुद्ध ऋण धन नहीं संचिति है। इसको अंग्रेजी में यदि बात करें हम तो, एक मिनट, ये कुछ नए आए हैं, उनको एडमिट कर लेता हूं मैं। हाँ, तो ओल्ड बेड डेट्स प्लस न्यू बेड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू आरडीडी प्लस माइनस ओल्ड आरडीडी के रूप में यह दिखाते हैं। और यदि रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन रिटर्न्स दिया हुआ है तो उसको अलग से दिखाया जाता है। क्रेडिट में हम ये प्राप्त किराया, प्राप्त भत्ता, कमीशन वगैरह दिखाते हैं, लाभ इस प्रकार दिखाया जाता है। तो बहुत मोटे तौर पर लाभानी लेखे का फॉर्मेट बताने की कोशिश की गई है, जो बहुत ज्यादा डिटेल्ड नहीं है। ऐसे ही व्यापार लेखे में क्या क्या आता है, तो व्यापार लेखे में प्रारंभिक स्कंध है, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्रय वापसी। क्रय वापसी को बहुत सारे अलग नाम भी हैं जिनसे जाना जाता है, जैसे क्रय प्रत्याय, बाह्य प्रत्याय, है ना, आदि नामों से जाना जाता है। तो परचेज रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स भी बोला, अपने आउटवर्ड्स भी बोला जाता है इसको।
चलिए, आगत वाहन व्यय, इसके भी बहुत सारे नाम हैं। भाड़ा, ढुलाई, आगत वाहन, आगत भाड़ा आदि नामों से जाना जाता है। कैरेज इनवर्ट्स, कोयला, गैस, पानी, शक्ति वगैरह इसमें लिखा जाता है। नवस्थात्र शुल्क, ऑक्ट्राय को नवस्थात्र शुल्क भी कहा जाता है, चुंगी भी कहते हैं, है ना। और उत्पादन, कारखाना संबंधी समस्त व्यय, ऐसे एक्सपेंसेस रिगार्डिंग फैक्ट्री और प्रोडक्शन। इधर विक्रय है, अंतिम स्कंध। यहाँ एक खास बात बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, आप देखिए। यहाँ जो है कुछ मदें जो हैं, जो एडजस्टमेंट में आती हैं और उन्हें क्रय में से घटाया जा सकता है। कुछ लोग क्रय में से घटाते हैं और हम कहते हैं कि इसको क्रय में से घटाने के बजाय यहाँ समाकलन में इसके क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। जैसे कुछ मदें हैं जो विक्रय के अतिरिक्त, गुड्स गोज आउट फ्रॉम बिजनेस एक्सेप्ट सेल्स, विक्रय के अतिरिक्त जो भी माल बाहर गया है वो हम यहाँ लिखेंगे। क्या क्या माल बाहर जाने के क्या क्या मदें हो सकती हैं, कौन कौन सी मदें हो सकती हैं? 4 प्रकार की मदें हो सकती हैं। जैसे ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, माल का आहरण। डोनेशन ऑफ गुड्स, माल का दान। गुड्स लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, माल का खो जाना या नष्ट हो जाना। और माल का स्थानांतरण, कोई दूसरी दुकान है आपकी, वहां माल भेज दिया, ट्रांसफर ऑफ गुड्स। तो ये 4 प्रकार की चीजें यदि आपको समायोजन में दी हों तो इन्हें क्रय में से घटाया भी जा सकता है और यहाँ लिखा भी जा सकता है। क्योंकि हम जो तरीका अपनाते हैं उसमें तो यहाँ लिखे ज्यादा बेहतर होगा कि आप उसको क्रेडिट साइड लिखें बजाय यहाँ घटाने के। दोनों जगह मत कर दीजिएगा, या तो यहाँ घटाइएगा या यहाँ लिखिएगा। चलिए, इसके अंतर से हम सकल लाभ या सकल हानि ज्ञात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि खास क्या समस्याएं आती हैं। कॉमन समस्याएं जो मैक्सिमम लोगों को आती होगी, आप भी इससे वाकिफ होंगे। ये इस पर हाथ मत चलाइए प्लीज। यदि आप अपनी स्क्रीन पर हाथ चलाएंगे तो ये ऐसे यहां पर दिखेंगे। यस प्लीज। पहली चीज जो सबको सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आता है बैलेंस शीट का टोटल बराबर नहीं होता है। आप कितने ही सवाल बना लो, बैलेंस शीट का टोटल नहीं मिलता है परीक्षा में। ये सबसे बड़ी समस्या आती है। यदि आप थोड़ा सा ध्यान से इस लेक्चर को देखेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये प्रॉब्लम आपको कभी नहीं आएगी कि बैलेंस शीट का टोटल नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, कभी कभी ये समझ में नहीं आता है कि पर्टिकुलर जो आइटम दिया हुआ है, ये आइटम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे या डेबिट में लिखेंगे। जैसे कमीशन डेबिट का भी होता है, क्रेडिट का भी होता है। कमीशन यदि रिसीव्ड है तो क्रेडिट में जाता है, कमीशन पेड है तो डेबिट में जाता है। बट्टा भी वही हाल है, रिसीव्ड है तो क्रेडिट में, पेड है तो आपके डेबिट में जाएगा। ब्याज के साथ भी वही स्थिति है। यदि साथ में नहीं दिया है कि प्राप्त है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि ये प्राप्त ब्याज है या दत्त ब्याज है? इंटरेस्ट पेड है या इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये कैसे पता लगाएंगे? फिर कभी कभी ये उलझन होती है कि किसी मद को चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में लिखेंगे या दायित्व पक्ष में। जैसे निलंबन लेखा, सस्पेंस अकाउंट। आपको ये प्रॉब्लम आती है कि ये तो समझ में आ रहा है कि पर्टिकुलर आइटम जो है वो बैलेंस शीट का है, बट ये नहीं समझ में आ रहा कि बैलेंस शीट में ये एसेट साइड जाएगा या लायबिलिटी साइड जाएगा। तो इसका क्या उपाय हो? फिर यार ये आवाजें इसकी बड़ी बहुत ज्यादा डाल रखी है इसमें। चलिए, किसी मद को व्यापार एवं लाभानी लेखे के साथ चिट्ठे में भी लिखेंगे क्या? जैसे ह्रास जब तलपट में दिया हो। तो फिर वो क्या होगा ये ये बता आपको पता? ये बाद में बताएंगे। अभी सिर्फ ये समस्या है आपको आती है। देखिए, आपको भी समस्या आती है तो यार मेरा बहुत माइंड खराब हो चुका है यार। अच्छा वाला बताओ यार। एक तो ये आप कौन है जैसे साहब? मोबाइल ये से कौन है ये माइंड खराब होने वाला? यहाँ पर आप जो आ गए हैं तो ये क्लास अटेंड करने आए हैं आप या सबको परेशान करने आए हैं? जो भी हैं आप, प्लीज इस टाइप की हरकत ना करें। ये लॉकडाउन पीरियड में हम कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों का थोड़ा सा फायदा हो। यदि आपको नहीं लगता है कि आपके लायक है तो प्लीज आप चले जाएं। इस टाइप की व्यर्थ की बातें यहां ना करें।
चलिए, ये इसके बाद तो ये समस्याएं आपको आती होंगी। मैंने अभी सिर्फ समस्याएं बताई हैं आपको, समस्या का समाधान भी बताऊंगा मैं आपको। इसके लिए आपके लिए 4 स्पेशल रूल्स, कल मैंने बात की थी, कल हमने चर्चा की थी 4 स्पेशल रूल की। ये 4 स्पेशल रूल्स जो हैं, यदि इनको आप फॉलो करते हैं तो इसमें से आधे से ज्यादा समस्याएं आपकी अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं। व्यापार और लाभानी लेखा सदैव तलपट से सीधा सीधा चलता है, अर्थात जो मदें व्यापार और लाभानी लेखे के डेबिट में लिखी जाती हैं वे तलपट के भी डेबिट में मिलेंगी, और जो क्रेडिट में लिखी जाती हैं वो तलपट के भी क्रेडिट में मिलेगी। देखिए, ये कल भी मैंने बात बताई थी आपको कि यदि आप तलपट से ट्रायल बैलेंस से जब आप देख रहे हैं तो ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीधा सीधा चलता है, मतलब जो डेबिट की मदें हैं वो उठ के सीधा डेबिट में जाती है, जो क्रेडिट की मदें हैं उठ के सीधे क्रेडिट में जाती है, एक्सेप्ट दैट वन जो घटाई जाती है। घटाने वाली कुल 3 मदें होती हैं। ये 3 मदें आपके नीचे आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। क्रय वापसी, परचेज रिटर्न को परचेज में से घटाया जाता है, इस नियम को फॉलो नहीं करेगा, वो डेबिट में घटाते हैं, ये क्रेडिट में मिलेगी हमको। ऐसे ही सेल्स रिटर्न को क्रेडिट में घटाते हैं तो वो हमको डेबिट में मिलेगी। और ओल्ड आरडीडी, जो पुरानी संदिग्ध ऋण संचिति है, जो तलपट में संदिग्ध ऋण संचिति दी होती है, वो डेबिट में घटाया जाता है, इसलिए वो भी क्रेडिट में मिलेगी। तो ये 3 चीजें चूंकि घटाई जाती हैं, इस नियम के विपरीत मिलेगी। अदरवाइज बाकी सभी मदें, जो डेबिट की मदें हैं वो डेबिट में मिलेगी, जो क्रेडिट की मदें हैं वो क्रेडिट में मिलेगी। चलिए, नंबर 2, बैलेंस शीट जो है वो ट्रायल बैलेंस से सदा सीधा सीधा चलता है। सीधा सीधा चलता है का मतलब, सॉरी, उल्टा चलता है। बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस से उल्टा चलता है। उल्टा चलने का मतलब ये होता है कि बैलेंस शीट में आप जानते हैं डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड होता है। तो जो राइट साइड मतलब एसेट साइड है, उसकी मदें आपको तलपट के लेफ्ट साइड मिलेगी। लेफ्ट साइड मतलब डेबिट साइड मिलेगी। ऐसे ही जो बैलेंस शीट में जो मदें आप लायबिलिटी साइड लिखते हैं वो सब आपको क्रेडिट साइड मिलेगी, जस्ट अपोजिट मिलेगी। समझ में आ रही बात आपको? इसमें भी वही बात होती है कि जो घटाया जाता है वो इस नियम को फॉलो नहीं करता है, और घटाने वाला सिर्फ एक आइटम आपको तलपट में दिया होता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। आहरण जो है वो एकमात्र मद है जो इस नियम को फॉलो नहीं करेगी, इसके जस्ट अपोजिट मिलेगी। लिखेंगे हम उसको लायबिलिटी साइड और वो डेबिट में ही मिलेगी आपको। तो ये 2 नियम यदि आपके ध्यान में है तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसी को डेबिट में लिखना है क्रेडिट में लिखना है। ब्याज यदि डेबिट में दिया है, इट मींस ये ब्याज दिया हुआ ब्याज है और उसको डेबिट में ही लिखेंगे। क्रेडिट में दिया है यदि ब्याज, कमीशन, किराया, जो भी क्रेडिट साइड दिया है आपके तलपट में, तो इसको लाभानी लेखे के क्रेडिट में ही लिखेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? तो 2 नियम तो ये फॉलो करना है आपको। तीसरा नियम यह है कि आपका जो तलपट की मद है, ट्रायल बैलेंस में जो भी मद लिखी जाती है, दी गई हैं, वो एक मद एक जगह पर ही लिखी जाएगी, दूसरी जगह उसका कहीं भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसके पीछे कारण यह है कि तलपट जो बनाई जाती है वो जनरल एंट्री करने के बाद बनाई जाती है। जनरल एंट्री जब करते हैं और उसका जब प्रपंजीयन करते हैं, लेजर पोस्टिंग करते हैं, तो वो एक जो आपका ट्रांजेक्शन है वो 2 जगह ऑलरेडी जा चुका है, वो 2 आपके खातों में शो हो रहा है। आपने सैलरी दी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट किया होगा आपने, तो सैलरी अकाउंट में भी वो अमाउंट चला गया है और कैश अकाउंट में भी चला गया, और वो दोनों जो अकाउंट के शेष है ये आपके तलपट में मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जगह जा चुका है, इसलिए इसको सिर्फ एक जगह लिखेंगे। ये या तो व्यापार लेखे में लिखेंगे, या लाभानी लेखे में लिखेंगे, या चिट्ठे में लिखेंगे। और चौथा और अंतिम आपका नियम है कि जो समायोजन की मद है उनको कम से कम 2 बार अवश्य लिखी जानी चाहिए, क्योंकि उनकी समायोजन का मतलब ही होता है कि उन मदों की जनरल एंट्री नहीं हुई है, और जिन मदों की जनरल एंट्री नहीं हुई है तो उनकी जनरल एंट्री करेंगे तो 2 जगह जाएगी। मैं आपको कई बार क्लास में भी बताता हूं कि यदि आपको कोई ऐसा समायोजन आ गया जो आपने पढ़ा नहीं था और आपको हल करना है तो कैसे करेंगे।
आप उसकी जनरल एंट्री सोच लीजिए कि उसकी जनरल एंट्री क्या होगी और किस किस लेखे को प्रभावित करेगी, बढ़ाएगी या घटाएगी। यदि ये आपने सोच लिया है तो आप उसका समायोजन अंतिम लेखा बनाते समय आराम से कर सकते हैं। चलिए, तो ये 4 नियम इसके थे। अब इसके बाद यदि ये चारों नियम को फॉलो कर लेंगे, मैंने बताया आपको, तो आपका बैलेंस शीट 100% श्योर है कि बैलेंस शीट आपकी मिल जाएगी। चिट्ठे का जो योग है, बैलेंस शीट का जो टोटल है, वो सदा बराबर आएगा। सिर्फ 4 नियम को आपको फॉलो करना है। इसमें से एक भी गड़बड़ हुआ, चिट्ठे का योग नहीं मिलेगा। 4 नियम एक बार फिर से जल्दी जल्दी दोहरा लेते हैं। आपको जो तलपट की मदें हैं, तलपट जो है वो व्यापार और लाभानी लेखे के सीधे सीधे चलती है। मतलब जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में होता है वो लाभानी लेखे, व्यापार लेखे के भी डेबिट में लिखा जाता है। जो क्रेडिट में होता है वो क्रेडिट में लिखा जाता है, सिवाय उनके जो घटाए जाते हैं। वो घटाने वाली 3 बातें बताई थी मैंने, क्रय वापसी, विक्रय वापसी और पुरानी अशुद्ध ऋण संचिति। इसके बाद दूसरी बात थी, चिट्ठा जो है, बैलेंस शीट जो है वो तलपट के जस्ट अपोजिट चलता है। इसका मतलब यह है कि तलपट में जो भी मदें चिट्ठे की दी हुई है, डेबिट साइड दी है, वो संपत्ति पक्ष में लिखी जाती है, और क्रेडिट साइड जो दी है वो दायित्व पक्ष में लिखी जाती है, सिवाय उनके जो घटाया जाता है। और घटाने वाली एक मद होती है जिसका नाम है आहरण या ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को चूंकि घटाया जाता है इसलिए डेबिट में ही मिलती है। इसके बाद तीसरा नियम आपके सामने स्क्रीन पर है, तलपट की प्रत्येक मद एक बार ही लिखी जाएगी। इसके बाद कभी भी उसका प्रयोग नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, कभी भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। एक बार आपने कहीं लिख दिया, चाहे व्यापार लेखे में लिखा हो, लाभानी लेखे में लिखा हो, चाहे चिट्ठे में लिखा हो, किसी भी पक्ष में लिखा हो, एक जगह लिख दिया आपने, फिर उसको कभी भी इस्तेमाल उस अंतिम लेखा बनाते समय नहीं किया जाएगा। और समायोजन की जो मद है कम से कम 2 बार जरूर लिखी जाती है। कुछ मदें ऐसी है जो 3 या 4 बार भी लिखी जाती है, लेकिन कम से कम 2 बार समायोजन यदि है, एडजस्टमेंट है, तो उसको 2 बार जरूर लिखा जाता है। तो ये 4 नियमों को आपको फॉलो करते हैं आप, तो आपका बैलेंस शीट का टोटल आपका 100% श्योर है कि मिलेगा आपका। और ये जो प्रॉब्लम है कि इसको कहाँ लिखें ये समझ में नहीं आता है। जैसे मैंने बताया था कि निलंबन लेखा समझ में नहीं आ रहा कहाँ लिखें। अब निलंबन लेखा या सस्पेंस अकाउंट आपको मालूम है कि बैलेंस शीट में जाता है, तो डेबिट में दिया है तो बैलेंस शीट जस्ट ऊपर अपोजिट चलती है। डेबिट में दिया है मतलब संपत्ति पक्ष में लिखेंगे, क्रेडिट में दिया है मतलब दायित्व पक्ष में लिखेंगे। ये इस नियम को फॉलो करने में आप 2 मिनट में पता लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है अशुद्ध ऋण संचिति बनाने की। अशुद्ध ऋण हमको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। अधिकतर विद्यार्थियों को बेड डेट्स एंड बेड डेट्स रिजर्व में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन आपको ना हो इसके लिए आप कुछ बातें मेरी ध्यान से सुनिए। आपको एक बात मालूम है कि अशुद्ध ऋण 2 जगह, तलपट में और समायोजन में, क्यों दिया होता है? मैं चलो बता देता हूं आपको। अब मैंने आपको म्यूट कर रखा है सबको, क्योंकि कुछ गड़बड़ करने वाली बात जो की है मुझे अच्छा नहीं लगा। जो भी विद्यार्थी के रूप में यहाँ विराजित हैं, शायद विद्यार्थी नहीं है और इस टाइप की हरकत करना चाहते हैं। चलिए छोड़िए उनको। तो मैंने सबको म्यूट कर रखा है। अशुद्ध ऋण 2 जगह, तलपट में और समायोजन में, क्यों दिया होता है? देखिए, साल भर जो व्यापार चलता है तो साल भर जनरल एंट्रीज भी होती रहती है। आप जब लेखे बंद करते हैं, जब जनरल एंट्रीज कंप्लीट करके इसके बाद उनकी लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेखे बनाते हैं, तलपट बनाते हैं, अंतिम लेखे बनाते हैं, इसमें समय लगता है। अब ये नए जमाने में इसमें समय नहीं लगता है। अब तो 1 मिनट में, 1 दिन में सब काम हो जाता है, लेकिन पुराने जमाने की बात है कि वहां समय लगता था। और तब ये लेखे बनाने के बाद यदि हमको पता लगता था कि इतना पैसा और डूब गया है, तो वो एडजस्टमेंट में अशुद्ध ऋण दिखाया जाता था। जो साल भर में डूबा है, जिसकी जनरल एंट्री हो चुकी है, वो तलपट में दिखाया जाएगा। और जिसकी लेजर पोस्टिंग के बाद, तलपट बनने के बाद जिसका पता लगता है कि ये अशुद्ध ऋण हो गए हैं, तो वो समायोजन में दिखाया जाता है। दोनों ही इस वर्ष के अशुद्ध ऋण होते हैं। अंतर इतना है कि जो तलपट में अशुद्ध ऋण लिखा गया उसकी जनरल एंट्री हो चुकी है, और जो एडजस्टमेंट में अशुद्ध ऋण दिखाया जा रहा है उसकी जनरल एंट्री नहीं हुई है। नंबर 2, इसी प्रकार 2 प्रकार की संचिति दिखाते हैं आपको। अशुद्ध ऋण संचिति जो है तलपट में भी दी होती है और समायोजन में दी होती है। तलपट में जो संचिति दी होती है वो पिछले साल आपने क्या संचिति बनाई थी उसका बैलेंस इस साल उठ के आया है वो दिखाया जाता है। जबकि इस साल की संचिति जो होती है
इस साल के अंत में जो संचिति बनाना होता है उसका उद्देश्य ये होता है कि जो देनदार अभी आपके पास पड़े हुए हैं जिनसे पैसा लेना है, उन देनदारों को जब वसूल करने जाएंगे तो कितना पैसा और डूब जाएगा इसका अनुमान लगा के इसी साल के लाभ में से उसको कम किया जाना होता है। इसलिए ये इस साल के देनदार के अंतिम शेष पर निकाला जाता है। चलिए जी, चलिए समायोजन में जो संदिग्ध ऋण कहा जाता है वो क्यों बनाई जाती है मैंने बता दिया आपको, है ना। तलपट में जो दिया उसका क्या अर्थ होता है ये बता दिया आपको। अब ये बात है कि संचिति किस शेष पर बनाई जाए और उसी शेष पर क्यों। तो ये दो बातें जो हैं ये अभी हम संचिति बनाने का तरीका देखेंगे, तब आपको मैं बताऊंगा कि क्यों उसी पर बनाई जाती है और उसी शेष पर क्यों बनाई जाती है और संचिति किस शेष पर बनाई जाती है। देखिए देनदार पर संचिति बोला है, लेकिन जो प्रश्न में देनदार दिए हैं सामान्यतः सिर्फ उसी शेष पर संचिति कभी नहीं निकाली जाती है, उसमें कुछ समायोजन करने के बाद जो शेष बचता है उस पर संचिति निकाली जाती है। तो ये हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा था कि प्रश्न में दो जगह अशुद्ध ऋण और दो जगह संदिग्ध ऋण संचिति दी हो सकती है, तो इनके लिए अलग अलग नाम हम दे देते हैं ताकि हमें दिक्कत नहीं जाए। तलपट में जो और समायोजन में सुविधा के लिए पुराना और नया नाम दे देते हैं। जो तलपट में है उसके लिए हम पुराना शब्द इस्तेमाल करेंगे, पुराना अशुद्ध ऋण मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दिया है, पुरानी संचिति मतलब जो ट्रायल बैलेंस में दी है। ऐसे समायोजन वाला जो है नया अशुद्ध ऋण जिन्हें जो न्यू बेड डेट्स मतलब जो समायोजन में दिया गया है, और नई संचिति मतलब जो समायोजन में पूछी गई है वो नई संचिति है। तो ये बात ध्यान रहेगी आपको कि हम पुराना और नया शब्द इस्तेमाल करेंगे, तो पुराना मतलब तलपट का, नया मतलब एडजस्टमेंट का, ये दिमाग में रखिए। अब लाभानी खाते में कैसे दर्शाते हैं। देखिए लाभानी खाते में ये सामने आपका फॉर्मेट दिया है, इस फॉर्मेट के अनुरूप ही दिखाएंगे। पुराना शुद्ध ऋण धन नया शुद्ध ऋण धन नई संचिति ऋण पुरानी संचिति, इस फॉर्मेट में आपको दिखाना है। और अपहार संचिति होती है उसको अलग से दिखा देते हैं हम। यदि अपहार संचिति भी दी है प्रश्न में तो उसको अलग से दिखा देते हैं। यहाँ बैलेंस शीट में कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट में पहले जो भी डेटर्स प्रश्न में दिए हैं वो लिखेंगे, फिर इसमें प्लस माइनस कोई अन्य समायोजन, एनी अदर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग डेटर्स जो डेटर्स को प्रभावित करे। ऐसे बहुत सारे और भी समायोजन होते हैं जिनसे डेटर्स प्रभावित होते हैं। जैसे माल जो है वो उधार माल बेचा दिया है आपने, वो वापस आया, स्टॉक में ले जाया गया, लेकिन एंट्री नहीं की। यदि एंट्री नहीं की है तो एंट्री करने पर उसे देनदार और विक्रय दोनों में से कम किया जाना जरूरी है। देनदार और विक्रय दोनों में से कम होगा तो यहाँ देनदार में से कम करना पड़ेगा आपको। इसी प्रकार आपके जो प्राप्य विपत्र होते हैं यदि वो अनादृत हो जाते हैं तो देनदार को उससे बढ़ाना पड़ता है। तो ऐसे और भी समायोजन होते हैं जिनसे देनदार प्रभावित होता है। तो यदि प्रश्न में संचिति और अशुद्ध ऋण के अलावा कोई ऐसे समायोजन दिए हैं जिनसे देनदार प्रभावित होते हैं, तो उन समायोजनों को, उन एडजस्टमेंट्स को सबसे पहले आप करेंगे। जोड़ने के हैं तो जोड़ देंगे, घटाने के हैं तो आप उन्हें घटा देंगे। तो ये प्लस या माइनस कोई अन्य समायोजन। चलिए ये जो आपका सेशन है 10 मिनट शेष है, 10 मिनट बाद मैं फिर से इसको चालू कर दूंगा। चलिए तो इसको फटाफट देखते हैं हम। ये समायोजन के बाद इसमें से सबसे पहले जो नए अशुद्ध ऋण है, नए शब्द लिखा है मतलब समायोजन के जो अशुद्ध ऋण है उनको घटाए जाते हैं। इनको घटाने के बाद जो बचता है इस बैलेंस पर आपको संचिति बनाना है। जो अशुद्ध ऋण संचिति बनाने को बोला जाए, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स बनाने को बोला जाए, वो इस बैलेंस पर बनेगी जो अन्य समायोजन को जोड़ने घटाने के बाद और नए अशुद्ध ऋण को घटाने के बाद आया है। यदि आपने यहां बना दी तो गलत हो जाएगा, यही गलती आप मैक्सिमम टाइम करते हैं। तो ये बैलेंस शीट का यदि आप साथ साथ बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक फॉर्मेट में रफ में आप बना लें इसको और फिर जब बैलेंस शीट बनाए तो एज इट इज उसको उतार दें। तो ये जो बैलेंस है इस पर आपको नई संचिति बनाना है। फिर जैसा मैंने बताया कि संचिति जो होती है वो जिस पर बनती है उसी पर घट जाती है, इसको भस्मासुर बोलते हैं हम, जिसने बनाया उसी को खा जाती है। तो जो भी संचिति बनेगी इसको हाथ के हाथ ये बैलेंस में से ये जो संचिति अभी बनाई है हमने ये यहाँ घटा देते हैं।
घटाने के बाद जो बैलेंस आता है, यदि प्रश्न में अपहार संचिति बनाने को बोला गया है, रिजर्व फॉर डिस्काउंट बनाने को बोला गया है, तो वो इस बैलेंस पर बनती है। उसका कारण ये है कि डिस्काउंट आप किन्हें देंगे, जिनसे पैसा वसूल होगा। तो ये जितनी भी चीजें हैं, ये करने के बाद देनदार आए हमारे, अशुद्ध ऋण मतलब पैसा डूब गया है, ये संदिग्ध संचिति मतलब ये पैसा और डूब जाएगा, ये अनुमान लगा रहे हैं हम। इसका मतलब इतना पैसा हमारा वसूल होगा। ये कौन इसमें चिरकाटे कर रहे हैं भाई, मत कीजिए प्लीज ऐसा। हाँ, तो इस पर शेष पर संचिति फिर हम बनाएंगे, और संचिति ये जो बनेगी, ये संचिति भी इसमें से घट जाएगी, और घटने के बाद जो बचेगा इसको हम यहाँ बाहर लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बैलेंस शीट में इसको इस तरीके से दर्शाया जाता है, और बैलेंस शीट में ही इसको निकाला जाता है। फिर बता दूं कि इस फॉर्मेट को बनाकर ही संचिति आप निकालें, और इसको निकालने के बाद ही आप व्यापार लाभानी लाभानी लेखे में इसको लिखेंगे। चलिए एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, लेकिन 10 मिनट बचे हैं, 5 मिनट बचे हैं, हो सकता है उदाहरण मेरा पूरा हो जाए। चलिए ये एक उदाहरण ले लेते हैं। कोई एक सवाल के अंदर से हमने कुछ आइटम उठा लिए हैं कि आपका देनदार 50,000 रुपए है, तलपट में दिया हुआ है 500 रुपए का शुद्ध ऋण, समायोजन में बेड रेट्स दिए हैं 1,000 रुपए के, तलपट में ट्रायल बैलेंस में आपकी संचिति जो दी है वो 2,000 रुपए दी है, और एडजस्टमेंट में आपको 5% नई संचिति बनाने को बोला है, और 2% अपार संचिति बनाने को बोला है। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसको सुना रहा था आपको। अब देखते हैं हम कैसे करेंगे इसको, लाभानी लेखे में कैसा दिखाएंगे और चिट्ठे में कैसा दिखाएंगे। ये दोनों के फॉर्मेट के रूप में मैंने यहाँ लिख लिया है। ये लाभानी लेखे का क्रेडिट साइड यहाँ लिखा हुआ है, और बैलेंस शीट का ये संपत्ति साइड इधर लिखा हुआ है। ये यहाँ सामने ऊपर आपके दिया हुआ है प्रश्न। अब प्रश्न में जैसा मैंने बताया था आपको, पुराने अशुद्ध ऋण जितने भी हैं आप निकाल के इसको रखिए। ये पुराने अशुद्ध ऋण जो कितने हैं, 500 रुपए, ये 500 रुपए हमने उतार दिए। नए अशुद्ध ऋण 1,000 है, तो यहाँ नया लिख लें। नई संचिति अभी बनाई नहीं है, इसकी जगह छोड़ दीजिए। पुरानी संचिति 2,000 रुपए, ये भी आप लिख लीजिए, ये ऐसा बिल्कुल लिख लीजिए आप। अब ये बनाएंगे आप बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या करेंगे आप, डेटर्स जो हैं वो आप लिखेंगे, देनदार 50,000 के हैं। न्यू बेड डेट्स इसमें, क्योंकि और दूसरे समायोजन तो दिए नहीं, इसलिए जोड़ घटाने का सवाल ही नहीं है, पूरा प्रश्न दिया नहीं है। तो हम नए जो अशुद्ध ऋण है वो 1,000 रुपए इसमें से घटेंगे, बचेगा 49,000। अब जो 5% बोला है, ये कितने पर बनाना है आपको, 49,000 रुपए पर बनाना है। तो 49,000 का 5% आपने निकाला, जो कि आया 2,450 रुपए। ये 2,450 रुपए आप यहाँ घटा देंगे। ये घटाने के बाद जो भी बचा आपका बैलेंस, ये बैलेंस नीचे आ जाएगा आपके 46,550 रुपए। 46,550 पर कितना, 2% बोल रहा है अपार संचिति, ये इस अमाउंट पर 2% बनाएंगे, जो 931 रुपए आएगी, और 931 रुपए घटा के ये 45,619 रुपए बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से इसमें मैं समझता हूँ समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हमने नया शुद्ध ऋण घटाए, नया शुद्ध ऋण घटाने के बाद जो अमाउंट आया उस पर जो दर दिए, 2% दिए, 5% दी थी, तो इसका 5% निकाला, वो न्यू आरडीडी आई, इसको भी घटा दिया। फिर इसका 2% निकाला, वो आपकी आई रिजर्व फॉर डिस्काउंट, और ये घटाने के बाद ये राशि को बाहर लिख दिया। अब यहाँ ये जो निकाला है आपने, ये यहां से उठा के आप इसको यहां ले जाएंगे, नई संचिति को यहां से उठा के ले जाएंगे आप। ये 2,450 रुपए नई संचिति यहां से उठा के ले गए आप। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों का टोटल आया 3,950, इसमें से 2,000 घटाइए तो 1,950 रुपए बाहर चल जाएगा। इसी प्रकार 931 रुपए जो है, ये भी आपको उठा के यहां से ले जाना है। ये 931 रुपए आप ले गए और सीधा सीधा दिखा दिया। तो ये तरीका होगा आपको बैलेंस शीट से दोनों चीज को यहाँ लाकर अशुद्ध ऋण और अशुद्ध ऋण संचिति को कैसे दिखाया जाता है। आप चाहें क्लियर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फटाफट उतार लीजिए, जैसा करना हो आपको कर लीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ। अच्छा चलो, अभी 5 मिनट बचे हैं, एक सवाल और कर सकते हैं। आपको मैं एक सवाल देता हूँ, कोशिश करिए करने की। ये सवाल आप उतार लीजिए और उसको करके मुझे बताइएगा।
यहाँ डेटर्स दिए हैं 80,000 रुपए के, और बेड डेट्स फ्रॉम ट्रायल बैलेंस दिया है 2,500 रुपए, बेड डेट्स फ्रॉम एडजस्टमेंट दिया है 1,800 रुपीज, आरडीडी फ्रॉम ट्रायल बैलेंस दी है पुरानी अशुद्ध ऋण संचिति 2,600 रुपए, न्यू आरडीडी 5% ऑफ डेटर्स बनाने को कहा गया है, और रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इस 2%, सॉरी 3%, इसको 2% को 3% कर लीजिए, 3% बनाना है आपको। ओके, तो ये आप बना के मुझे बताइएगा। इसी प्रकार से एक सवाल ये भी था जो कल आप लोगों ने किया था, इसमें किसी को कुछ पूछना है, जितना बताया उसको कुछ पूछना है तो मैं अनम्यूट कर रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। आपस में आप बात करना है तो पूछिए प्लीज। आप मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, चलिए फिर म्यूट कर देता हूँ। जिनको पूछना है वही म्यूट अपना हटाएंगे, जिनको पूछना है वो आपको अनम्यूट कर सकते हैं। हम अनम्यूट करके पूछ सकते हैं मुझसे। सर। हाँ जी, हेलो। हाँ बोलिए सर, सबसे पहले आपने 4 आइटम्स बताई थी जिसको अपन सेल्स के नीचे लिखते हैं या परचेज में से घटाते हैं। ये मैं अभी अशुद्ध ऋण संचिति की बात कर रहा था बेटा। इसमें कुछ पूछना है क्या? पहले तो ये बता दो, बाद में फिर उसकी बात कर लेंगे, 4 आइटम की बात कर लेंगे। नहीं सर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा चलो, तो 4 आइटम में क्या प्रॉब्लम है आपको? सर, उसमें से एक आइटम आपने लिखी थी कि थेफ्ट और डिस्ट्रॉयड डिस्ट्रॉयड और डोनेशन। तो सर हाँ, वो तो अपन पीएनएल में डेबिट साइड लिखते हैं ना? नहीं बेटा, उसको वहां भी लिखते हैं। पहले यदि माल का आधा हुआ है, यदि मान लो आपकी गुड्स गई है तो वो व्यापार लेखे में पहले जाएगी। अब दूसरी जगह कहाँ जाएगी उस पर डिपेंड करता है कि वो बैलेंस शीट में जाएगी या पीएनएल अकाउंट में जाएगी। जैसे थेफ्ट जो होता है वो पीएनएल अकाउंट में जाता है, डोनेशन ऑफ गुड्स होता है वो पीएनएल अकाउंट में जाता है। तो वो दूसरा भाई आपका समायोजन 2 जगह लिखा जाता है। ये समायोजन की मद होती है। समायोजन 2 जगह लिखा जाता है, तो उसमें से एक जो है आपको व्यापार लेखे में लिखना ही है। यदि वो माल से संबंधित है, गुड्स से संबंधित है, तो उसको एक जगह लिखना ही पड़ेगा। वो आपको व्यापार लेखे में या तो आपको परचेस में से घटाना है या व्यापार लेखे के क्रेडिट साइड में लिखना है। क्लियर? क्योंकि एडजस्टमेंट होगा तो 2 जगह जाएगा, दूसरी जगह वो पीएनएल में जाएगा। आप सही बोल रहे हैं बिल्कुल। चलो, ये सेशन लगभग समाप्त होने पे कभी बंद हो जाएगा, मैं फिर से चालू करूंगा, आप लोग फिर से शामिल हो जाना। चलिए, और किसी को पूछना है कुछ? ये बेड रेट्स पे पूछना है। 2 सवाल आपके सामने है। एक सवाल मैंने आपको पहले लिखाया था, एक ये लिखा हुआ है। ये 2 को थोड़ा सा करके आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे। यदि किसी से नहीं बनता है तो बताएंगे कि लाभार्थी लेखे में क्या अमाउंट आएगा बाहर, और बैलेंस